हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व्ड पेपर है, या इसमें विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर है। तो इसमें जो हमको पोर्शन विज्ञान में हल करना है वो जीव विज्ञान का पोर्शन है, जो खंड गा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम पार्ट ए हल कर चुके थे, या पार्ट एक हल कर चुके थे। इसमें पार्ट बी को आज हमको हल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो था मेंडल के नियमों, या मेंडल के नियम क्या हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल के नियम क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों के द्वारा समझाएं। तो यहाँ पर मेंडल के दो नियम हो चुके थे। उनमें से जो पहले के नियम थे, प्रभाविता का नियम, लक्षणों के पृथक्करण का नियम। आज हमको जो ये नियम पढ़ना है वो स्वतंत्र अभिवन का नियम है। किस चीज़ का नियम है? स्वतंत्र अभिवन का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं, जब दो जोड़ी लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। यहाँ पर हम बच्चों क्या करते हैं, गोल व पीला और दूसरी तरह इसी तरह झुर्रीदार हरा पौधे को लेकर के हम क्या करेंगे, संकरण कराते हैं। तो जब हम संकरण कराते हैं तो इसमें जो गोल हैं वो क्या है, कैपिटल आर आर है, और जो पीला है वो कैपिटल वाई वाई ले लेते हैं। इसी तरह झुर्रीदार के लिए हम क्या लेते हैं, और हरा के लिए झुर्रीदार के लिए हम यहाँ स्मॉल आर आर, और जो हरा है वो क्या है, स्मॉल वाई वाई। तो जो झुर्रीदार व हरा हैं ये दोनों क्या हैं, अप्रभावी शुद्ध हैं। इसी तरह यहाँ पर गोल व पीला जो थे दोनों वो क्या थे, प्रभावी शुद्ध थे। तो शुद्ध प्रभावी शुद्ध अप्रभावी का हम जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोलों वाले इस कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो इसमें युग्मक प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे इसमें ये क्या है, गोल व पीले हैं, और ये F1 पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गोल व पीले जो हैं वो कैसे, कितने हैं, गोल व पीले जो हैं दोनों प्रभावी हैं, और यहाँ पर हमें कितने प्राप्त होते हैं, 9 प्राप्त होते हैं। इसी तरह हम गोल व हरे में देखते हैं, ये क्या हैं, प्रभावी हैं, लेकिन ये क्या हैं, होंगे कितने, 3 होंगे। तो यहाँ पर गोल व हरा पहला प्रभावी है, जबकि दूसरा क्या होगा, अप्रभावी होगा। इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे झुर्रीदार व पीले हैं, तो ये क्या है, पहला अप्रभावी है, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 3 होगी। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे झुर्रीदार हरा में दोनों अप्रभावी होते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ रेशियो जो आया वो 9:3:3 क्या है, 1 है। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि इस नियम को क्या कहेंगे बच्चों, इस नियम को मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस से स्पष्ट किया था बच्चों। इस नियम के लिए हम क्या करते हैं, 2 प्रकार के मटर के पौधों का चुनाव करते हैं। उसमें एक प्रकार के पौधे के बीज का आकार गोल है तथा उसके बीजों का रंग कैसा होगा, पीला था, तथा दूसरे प्रकार के पौधों के बीज का आकार झुर्रीदार तथा हरे रंग का था। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, इन 2 विपरीत प्रभावों के लक्षणों वाले पौधों में जब संकरण कराते हैं तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। इसमें सभी बीज गोल व पीले थे। इस प्रकार से F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर हमें दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है, या सेकेंड जनरेशन प्राप्त हो जाती है। इसमें हम देखते हैं बच्चों 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से बीज प्राप्त होते हैं ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गोल व पीले कितने हैं, 9
रेशियो हैं, और गोल व हरे कितने हैं, 3 रेशियो हैं, और झुर्रीदार व पीले कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह झुर्रीदार हरे कितने होंगे, 1 रेशियो में प्राप्त हो जाते हैं। उपरोक्त 4 प्रकार के बीजों के प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षणों जैसे गोल आकार व पीले रंग तथा झुर्रीदार आकार व हरे रंग के जो जनक थे उस एक साथ थे। किंतु आगे क्या होगा बच्चों, ये क्या थे, एक साथ थे। अब उसमें क्या होगा, जब संकरण कराते हैं, प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन प्राप्त होती है, तो ये अलग अलग प्रभावों में पृथक हो जाते हैं। इससे दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे आगे क्या होता है। इस प्रकार झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हो जाता है। क्या है, झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी हो सकता है और गोल बीजों के साथ हरा रंग हो सकता है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि लक्षणों के पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होते हैं और एक लक्षण की वंशागत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजों का आकार व रंग F2 पीढ़ी में अनुपात क्या था, 9:3:3:1 था। तो यहाँ पर हम जीनोटाइप रेशियो देखते हैं जिसे जीन रूप कहते हैं। वो क्या है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, जिसे हम बच्चों ऐसे कह सकते हैं 121, 242, 121। क्या कहेंगे, 121, 242, 121। ये जो था वो जीनोटाइप रेशियो या जीन रूप था। इसी तरह फिनोटाइप रेशियो जिसे हम दृश्य रूप कहते हैं, ये 9:3:3:1 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमने दिखाया है कि कैसे क्रॉस किया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, जनक पौधे लेते हैं जो कैपिटल YY कैपिटल RR हैं, जो पीला हैं और क्या है, गोल बीज वाले हैं। इसी तरह यहाँ जनक पौधा स्मॉल YY स्मॉल RR है, ये क्या, हरा झुर्रीदार। तो इनमें हम क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त होगा, कैपिटल Y कैपिटल R। इसी तरह दूसरा युग्मक क्या प्राप्त होगा, स्मॉल y स्मॉल r प्राप्त होता है। इस तरह से हमें संकर पौधे प्राप्त होते हैं और F1 पीढ़ी में पीला गोल दिखाई देता है। अब इनमें हम स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो हमें मेल और फीमेल गेमीट बनते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेल गेमीट अगर हमने मान लीजिए इन्हें माना है, ठीक, ये क्या हो गए, मेल हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल Y कैपिटल R, इसी तरह कैपिटल Y कैपिटल R का क्रॉस कराने पर यहाँ पर YY और RR प्राप्त होंगे, जो क्या दिखाते हैं, पीला और गोल को दिखाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल Y इस कैपिटल Y का इस कैपिटल Y से क्रॉस कराने पर कैपिटल YY प्राप्त हो जाता है, तथा इस कैपिटल R का इस स्मॉल r से क्रॉस कराने पर कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त हो, जिन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे, पीला गोल कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इस स्मॉल y का इस कैपिटल Y से क्रॉस कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो ये हमें दिखाई देता है यहाँ पर कैपिटल Y और क्या है, स्मॉल y। क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरह हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, इसमें कैपिटल RR प्राप्त होगा, क्योंकि इसका क्रॉस कराने पर तो ये भी बच्चों क्या होंगे, पीला गोल होगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे जब हम इसका क्रॉस कराते हैं स्मॉल y कैपिटल Y का, तो यहाँ कैपिटल Y स्मॉल y लिखा जाएगा और इसी तरह कैपिटल R स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो स्मॉल कैपिटल R और स्मॉल r दिखेगा। ये भी बच्चों क्या है, पीला और गोल है। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है, पीला, और गो का मतलब क्या है, गोल, पीला और गोल है। तो यहाँ पर हम कैपिटल को पहले लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो प्रभावी होता है, और जो रिसेसिव होता है उसे हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें क्या क्रॉस करा गया है, यहाँ पर कैपिटल Y प्राप्त हुआ और कैपिटल R स्मॉल r
प्राप्त हो जाएगा ये। तो यह भी पीला और गोल होगा। इसी तरह हम इसका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर पीला झुर्रीदार प्राप्त होगा और इसका क्रॉस कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पीला गोल प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, पीला झुर्रीदार प्राप्त हो जाता है। इसके साथ में आप इसमें देखेंगे तीसरे खाने में इसका क्रॉस इसके साथ कराने पर पीला गोल प्राप्त होता है। यहाँ पर इसका क्रॉस कराएंगे मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, तब हमें वो कैपिटल आर स्मॉल आर का, तो पीला गोल यहाँ पर भी प्राप्त होगा। इस तरह इसका क्रॉस हम इसके साथ कराते हैं तो स्मॉल वाई वाई क्या प्राप्त होगा और कैपिटल आर आर, हरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गोल। इसको हम देखते हैं अगले इसमें, तो इसका क्रॉस इससे साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हरा और गोल प्राप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे लास्ट वाले खाने में जब हम इसका क्रॉस इस खाने से कराते हैं तो हमें पीला गोल प्राप्त हो जाता है। इस तरह इस खाने का इससे कराएंगे तो हमें पीला झुर्रीदार प्राप्त होगा। इसका यहाँ पर क्रॉस कराने पर हरा और गोल प्राप्त हो जाता है। इस खाने का लास्ट खाने के साथ कराने पर हरा झुर्रीदार प्राप्त हो जाता है। तो ये मेंडल के तीनों नियम हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमको देखना है कि पुष्प में निषेचन की क्रिया के पश्चात, क्वेश्चन क्या है यहाँ, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाएं और इसको क्या करना है, वर्णन करना है या समझाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं निषेचन क्या है। सबसे पहले तो निषेचन क्या है बच्चों, बीजांड के जो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो साइक होते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रवेश करने के बाद जो पराग नलिका होती है उसका शीर्ष क्या होता है, गल जाता है और फिर इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाते हैं और दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। यहाँ समझे ये बच्चों से सबसे पहले इसमें परागण होता है। तो परागण के द्वारा क्या होता है, पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। वर्तिकाग्र पर जब बच्चों पहुँच जाएंगे तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर जो नमी होगी या उसका जो चिपचिपा पदार्थ या म्यूसलेज होता है या शुगर सलूशन होता है उसको वो सोख करके क्या करेंगे, अंकुरण करने लगते हैं। अब अंकुरण जब करने लगेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा, अंकुरण के पश्चात उसमें एक पराग नलिका बन जाती है। यह पराग नलिका क्या होगी, आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिखाया गया है कि एक ये युवा परागकण था। अब यह परागकण क्या होता है, मिच्योर हो गया तो वैसा दिखेगा। इसकी बाहरी कवरिंग रफली होती जिसे हम एग्जाइन कहते हैं, जबकि आंतरिक परत जो होती वो चिकनी होती है और उसे हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। कहने का मतलब इसे हम बाह्य चोल कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हिंदी में, अंतः चोल कहते हैं। इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं परागकण में, उन्हें हम कायिक केंद्रक कहते हैं, दूसरे को जनन केंद्रक कहते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर परागकण बने थे और यहाँ से यहाँ पर आए और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मतलब पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है। फिर आप देखेंगे यहीं पर ये परागकण नमी को सो करके अंकुरण करना शुरू किए थे और अंकुरण करके पराग देखो नलिका बनाती, ये नलिका क्या होगी, अंदर की ओर वृद्धि करते हुए यहाँ पर आ जाती। तो इसमें क्या होगा, एक केंद्रक इसका मिल जाएगा अंड कोशिका से और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अर्थात नर युग्मक पर का, नर युग्मक मतलब मेल गेमीट का मादा युग्मक से मिलना ही निषेचन कहलाता है या फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहलाता है। फिर क्या होगा, निषेचन जब हो गया तो इसके पश्चात आप देखेंगे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। जब बच्चों ये बन जाएगा फिर इसका जो पराग नलिका का एक और केंद्र, यहाँ पर एक केंद्रक अभी ये बचा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर जो दो न्यूक्लियाई हैं यहाँ से मिल जाएगा। इस क्रिया से क्या होगा, प्राथमिक भ्रूण के
प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, हम बताया गया। और इस क्रिया में त्रिक संलयन होता है या ट्रिपल फ्यूजन होता है। यह विभाजित होकर के भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं या भ्रूण कोश ऊतक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोहरा निषेचन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन होने के कारण हम आवृतबीजी पौधों को क्या कहते हैं, आप जो आवृतबीजी बच्चों पौधे होते हैं उसमें दोहरा निषेचन होता है। कहने का मतलब एक बार निषेचन में नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है, दूसरे निषेचन में क्या होता है उसका पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवी केंद्रक तथा एक नर युग्मक मिलता है और इससे एक ट्रिप्लॉइड संरचना बनती थी। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन तथा त्रिसंलयन कहते हैं। तो आपने इसको देख ही लिया था कि ये परागकण है और ये क्या है, ये एक युवा परागकण था। ये कैसा परागकण था, ये एक वयस्क परागकण था। आपने इसमें देखा बाह्य चोल है जो स्पाइनी दिखती है, कांटे जैसी, अंतः चोल चिकनी दिखती है। इसके अंदर जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक होते हैं। यह क्या करते हैं, विकसित होकर के अपनी अलग अलग संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर परिपक्व परागकण को दिखाया गया था। यहाँ पर यही परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं जो एक जनन केंद्रक, ठीक है, का विकास करेगी। और यहाँ पर जो जनन पराग नलिका होती है लास्ट में दो मेल युग्मक या नर केंद्रकों का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे और यहाँ पर जो बच्चों ये संरचना दिखाई गई है, इस एंथर होते हैं ये, और इन्हीं एंथर में क्या होता है, आगे चलकर पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, अब यहाँ पर परागकोश है। परागकोश को आप देखेंगे तो वैसे नॉर्मली उसमें बच्चों 2 चैम्बर दिखाई देंगे, लेकिन उसको सेक्शन कटिंग करने पर उसमें 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं। ये क्या है, इसका एक तंतु होता है, ठीक। और ये क्या है, यहाँ पर जो हमने दिखाया चौड़ा वाला भाग, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। और क्या है ये यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, इसे स्टाइल कहते हैं, इसे हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। तो ये क्या होगा, वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में बीजांड या ओव्यूल होते हैं, उसी के अंतर्गत बच्चों ये सब क्रिया हुई थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पुष्प के सबसे बाहर जो संरचना दिखाई देती है हरे रंग की, वो बाह्य दल थी। यहाँ ये रंगीर क्या थे, पुंकेसर थे। तो बाह्य दल की यूनिट क्या होती, सिप्पल होती है इसकी। इनका कार्य पुष्प में ये होता है आंतरिक भागों की कलिका की सुरक्षा करना तथा क्या करना, पुष्प के लिए भोजन निर्माण करना। यहाँ पर आप देखेंगे जो दलपुंज थे ये क्या करते हैं, पुष्प के सबसे अट्रैक्टिव भाग या आकर्षित भाग बनाते हैं और इनका कार्य क्या है, कीटों को आकर्षित करना होता है। और ये जो है एंथर, ये क्या करते हैं, परागकणों का निर्माण इसमें चैम्बर में करते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर या परागकणों का निर्माण हो जाता है। फिर बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखना है क्या है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए वन संरक्षण या फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, ठीक। वन संरक्षण या फॉरेस्ट कंजर्वेशन है क्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैव विविधता के तप्त स्थल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, किसी क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। वहाँ पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या को इंडिकेट समझ लो करते हैं या उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो इस जीवों के प्रकार, तो जो ये जीव होते हैं, जीवों के प्रकार जैसे जीवाणु हो सकता, कवक हो सकता, फौन हो सकता है, कोई कीट हो सकता, पशु पक्षी सरीसृप हो सकते हैं, ये जैव विविधता की अधिकता को प्रदर्शित करते हैं। वो इनका होना नेचर में अति आवश्यक है। फिर आप देखेंगे संरक्षण का एक सबसे बड़ा उद्देश्य विरासत में जो हमें जैव विविधता प्राप्त हुई है उसे सुरक्षित रखना है।
जैसे जब हम पैदा हुए थे तो कितने पेड़ पौधे थे हमारी पृथ्वी पर, उनको हमें संरक्षित करना है, अपने मरने से पहले बचाए रखना है। तो हम समझ लीजिए अगर इनको बचा लिए तो अपनी प्रकृति या पर्यावरण को हम क्या कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। यहाँ पर प्रयोगों तथा वस्तु स्थिति के अध्ययन से भी हमें पता चल सकता है कि जैव विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी के स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर आप देखते हैं अगली हेडिंग है वन संरक्षण के उपाय। तो बच्चों वन संरक्षण के उपयोग के लिए इस प्रकार से वनों का संरक्षण करना होगा कि पर्यावरण एवं विकास दोनों हित में हों और ये कार्य चलता रहे। फिर आप देखेंगे जब वन संरक्षित किए जाएं तो उनके सुनियोजित उपयोग का लाभ हमें सबसे पहले वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो पेड़ पौधों को लगाते हैं उनको मिलना चाहिए। इससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। फिर आप बच्चों देखेंगे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जब ये साथ साथ चलते रहेंगे तो स्थानीय जो नागरिक हैं उनको संरक्षण का प्रबंधन भी दिया जाना चाहिए, जिससे वनों का सही ढंग से उपयोग हो सके और वो वृक्ष प्रेमी होने चाहिए, जिससे वृक्ष को सही से सुनियोजित होकर के उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है या ठीक और तमाम वृक्षों के संरक्षण या वृक्षों से प्रेम करने वाले उनको लगाने वाले लोगों को पुरस्कार दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे लोगों में जीवों तथा पेड़ पौधों के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा या दया भाव विकसित होगा।